चलिए शुरू करते हैं। लेटर मुगल्स कर लेते हैं एक बार। यार अगर बाई चांस आ गया तो क्या करोगे? लेटर मुगल्स में कुछ ज्यादा है नहीं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि मुगल एम्परर्स में सारे के सारे मुगल बादशाहों को आप लोग दो कैटेगरी में बांटते हो। एक तो है इंपीरियल मुगल रूलर्स या इंपीरियल मुगल बादशाह, और दूसरा आता है आपके पास लेटर मुगल बादशाह। हम इंपीरियल मुगल बादशाह में बाबर से लेकर टाइम पीरियड है औरंगजेब तक का, लाइक 1526 से लेकर 1707 तक का। अब इसमें जितने भी मुगल एम्परर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात क्या है कि सारे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर पावरफुल। और सभी के टाइम पीरियड में जो मुगल आर्मी है उसको कोई ऐसे चैलेंज नहीं दे रहा है, या चैलेंज दे भी रहा है तो ये लोग उसको टर्मिनेट कर देने। मतलब बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा कंट्रोल है इंडिया के ऊपर। बट अगर मैं लेटर मुगल्स की बात करता हूं तो यहां तक आते आते जो मुगल इमेज है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, या जो मुगल इमेज पर अभी तक डेंट नहीं लगे थे, नाउ द इमेज हैज बिकमिंग मच मोर डेंटेड। तो अब ये लोग केवल नाम के मुगल एम्पायर्स रह गए हैं, इनके पास कुछ ना तो पावर है और ना ही इनके पास एम्पायर है। कहने के लिए आपके पास रेड फोर्ट है, कहने के लिए आपके पास शाहजहां के द्वारा बनाया गया वो पिकॉक थ्रोन है, और शाहजहानाबाद जो कैपिटल शाहजहां ने 1649 में ट्रांसफर करी थी, लाइक ओल्ड दिल्ली। केवल यही आप लोगों के पास में है, और इसके अलावा और कुछ एज सच इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। औरंगजेब के मरने के बाद जो सबसे पहला मुगल बादशाह बैठता है, दैट इज बहादुर शाह जफर फर्स्ट। ही इज द फर्स्ट लेटर मुगल रूलर, बहादुर शाह जफर फर्स्ट। और अगर हम बहादुर शाह जफर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं तो दिस मैन सैट ऑन मुगल थ्रोन फॉर जस्ट 5 ईयर्स। 1707 से लेकर 1712 तक ये मुगल एम्परर बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो देखने वाली है, बेटा वॉइस आ रही है अब संदीप आपको? यस सर, ऑडिबल। तो बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो लोग इनको शाह बेखबर बुलाते थे। लाइक शाह बेखबर क्या है कि बहुत ही नेग्लिजेंस है, या ये मान लीजिए कि केवल मुगल बादशाह बन तो गए हैं बट यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टू द वर्क्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टू हैंडलिंग द एम्पायर। इसलिए इनको टाइटल दिया जाता है शाह बेखबर। तो कभी कभार ना पूछा जाता है कि शाह बेखबर ये टाइटल किस मुगल बादशाह को दिया जाता है, तो दिस मैन इज नोन एज शाह बेखबर। बहुत ही इनएफिशिएंट रूलर है। और कहा जाता है कि जो मुगल एम्परर औरंगजेब ने जजिया इंपोज किया था, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने 1679 लिखवाया था आपको, जब औरंगजेब ने दोबारा से जजिया लगा दिया था हिंदूज के ऊपर। हाँ, तो मतलब टैक्सेस ओनली इम्पोज्ड ऑन हिंदूज, तो इसके टाइम पीरियड में आकर जजिया दोबारा से हटा दिया गया था। मतलब इसने थोड़ा बहुत टॉलरेंस रखा है हिंदूज के लिए, तो ही रिमूव्ड या ही अबॉलिश्ड जजिया अगेन। ही अबॉलिश्ड जो जजिया टैक्स अगेन ओवर हिंदूज। ये इस आदमी ने दूसरा काम किया। उस टाइम पर गुरु गोविंद सिंह जी भी सिखों के 10वें गुरु थे, और उनके द्वारा भी जो मुगल्स हैं उनको निरंतर टारगेट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सिखों के दो गुरुओं को मरवाया है मुगल्स ने। एक तो जहांगीर के टाइम पीरियड में बात करें तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव, ही वॉज किल्ड। एंड औरंगजेब के टाइम पे सिखों के 9th गुरु गुरु तेग बहादुर, ही वॉज किल्ड। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ये है गुरु गोविंद सिंह जी, ये सिखों के लिए एक सिख आर्मी बनाते हैं विच बिकेम फेमस एज खालसा। और खालसा जो है वो मतलब इनको हम लोग दल खालसा भी बुलाते हैं। तो हर साल ये दिवाली और होली के टाइम पीरियड में अमृतसर में मिल रहे हैं, और स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि हम लोगों को मुगल्स को किस तरीके से हराना है, या किस तरीके से मुगल जो डेमोन्स्ट्रेशन है या जो मुगल डोमिनेंस है उसका रिप्लाई देना है। हालांकि इस आदमी ने बहुत हद तक गुरु गोविंद सिंह के साथ जो पीस है, जो पीस टॉक्स है उसको इनिशिएट करने की कोशिश करी थी, बट कुछ खास हुआ नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला 5 साल तक तो ये इन टोटल रहता ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग आ जाते हैं बहादुर शाह जफर के बाद, दैट इज जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक
मुगल गद्दी पर बैठते हैं, मात्र 1 साल तक। जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी आज तक मुगल बादशाह चेंज नहीं हुए थे। अब यहाँ पर जो राजा जयसिंह है, राजा जयसिंह जो आमेर के थे, मतलब जिन्होंने जयपुर बनाया है, उस राजा जयसिंह को टाइटल दिया था इन्होंने मिर्जा राजा सवाई राजा जयसिंह। अब ये सवाई क्या होता है? इन्होंने बोला राजा जयसिंह को कि सर अगर कोई एक है तो आप सवा है। सवा का मतलब 1.25 है। अगर कोई एक है तो आप सवा है, क्योंकि आपका दिमाग जो नॉर्मली लोग हैं उससे बहुत आगे चलता है। जैसे कि हुआ क्या था, मतलब इवेंट ये बताया जाता है कि सभी लोग हाथ मिला रहे थे या फिर मुगल बादशाह के सामने सर झुका रहे थे। इन्होंने सर झुकाते समय हाथ जोड़े थे। तो इनसे पूछा भी गया था कि भाई आप सबसे अलग क्यों हैं, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? तो देन ही रिप्लाइड कि नमस्ते करना हिंदुस्तान के कल्चर में है, और यही सब चीजें हम लोगों ने दुनिया को सिखाई है। तब ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड जहानदार शाह। देन ही सेड कि सर अगर कोई एक है तो आप सवा है, क्योंकि आप हिंदू कल्चर को पोर्ट्रे करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ही गिवन द टाइटल, ही गेव द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सवाई टू राजा जयसिंह ऑफ आमेर। टू राजा जयसिंह ऑफ आमेर। ये जहानदार शाह के टाइम पीरियड का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1913 में ये मर जाते हैं, और उसके बाद आते हैं फारूक शियार। 1713 से लेकर 1719 तक एक और मुगल बादशाह गद्दी पर बैठते हैं, एंड हिज नेम इज फारूक शियार। द नेक्स्ट वन इज फारूक शियार। फारूक शियार की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला, तकरीबन 6 सालों तक इन्होंने मुगल थ्रोन को संभाला, 1713 से लेके 1719 तक। और बहुत इनकॉम्पिटेंट वो है, अपना रूलर है। इनके लिए भी कुछ कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने भी कुछ नहीं किया था। बट कभी के बाद सैयद ब्रदर्स के बारे में पूछा जाता है। सैयद ब्रदर्स कौन थे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दो भाई हैं, एक का नाम है अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम है हुसैन अली खान बारहा। एक है अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम है हुसैन अली खान। अब ये दोनों ब्रदर्स हैं, और इन दोनों को सैयद ब्रदर्स कहा जाता है। कहा जाता है कि फारूक शियार के ऊपर इन दोनों भाइयों ने इतना कंट्रोल कर लिया था कि इसमें से एक भाई तो बन जाता है वजीर। वजीर का मतलब होता था उस समय प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब रेवेन्यू कंट्रोल होता है। वजीर के पास जो मिलिट्री पावर नहीं होती थी, क्योंकि इसका खास करके ध्यान रखा गया था मुगल एम्परर अकबर के द्वारा कि किसी एक इंसान को ना तो रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू और जो मिलिट्री पावर्स है वो एक को नहीं देनी है, क्योंकि अगर एक को दे दोगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हो। अगर किसी एक भी इंसान के पास पैसा और पावर आ जाती है तो फिर वो राजा को क्या ही समझेगा। तो ऐसे में आप लोगों ने दो अलग अलग पोस्ट बनाई थी। एक तो वजीर बनाया, वजीर का काम था रेवेन्यू को संभालना, और दूसरा बनाया था मीर बख्शी। मीर बख्शी वॉज द वन जिसके अंतर्गत आर्मी का रिक्रूटमेंट होता था, और यही था जो आर्मी को सैलरी भी पे करता है। तो सैयद ब्रदर्स नाम से दो भाई आते हैं, जिसमें से एक ने लिया वजीर का पोस्ट और दूसरा बैठ जाता है मीर बख्शी के पोस्ट के ऊपर। तो कहा जाता है फारूक शियार के टाइम पीरियड में सैयद ब्रदर्स जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं फारूक शियार की बात करता हूं तो फारूक शियार के लिए यह भी कहा जाता है कि सर आपको कोई थ्रोन पर बिठाने वाला नहीं था। इवन आपकी भी जो गद्दी है, या ये कह लो कि फारूक शियार बादशाह बने थे इन दोनों भाइयों की वजह से ही। और क्योंकि दोनों भाइयों की वजह से बादशाह बने थे तो ऑफकोर्स बादशाह बनने के बाद रिवॉर्ड तो देना ही था। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ही बिकेम बादशाह बिकॉज ऑफ सैयद ब्रदर्स। ही बिकेम बादशाह बिकॉज ऑफ सैयद ब्रदर्स। और सैयद ब्रदर्स में कौन कौन से ब्रदर्स आ रहे हैं? सबसे पहले का नाम जैसे कि मैंने बोला अब्दुल्ला खान। द फर्स्ट वन इज अब्दुल्ला खान, और ये बन जाते हैं वजीर। एंड द सेकेंड वन इज हुसैन अली खान बारहा।
हुसैन अली खान बारहा, ही बिकेम मीर बख्शी। तो यहां पर आप लोग नोट कर सकते हैं कि वजीर के पास रेवेन्यू राइट्स होते थे, और मीर बख्शी ही यूज टू बी द कंट्रोल, और ही यूज टू बी द इंचार्ज ऑफ द आर्मी। अब यहां पर होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दोनों भाई जो है ना, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली बरहा, मैं केवल आपको बता रहा हूं फॉर योर नॉलेज, लिखना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि इन दोनों की वजह से आप बादशाह बने थे, फारूक शियार की, मतलब फारूक शियार इन दोनों की मदद से बादशाह बने थे। तो फारूक शियार तो चलिए बादशाह वाला लाइफस्टाइल जी ही रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये देखी जाती है कि ये दोनों भाई भी दे स्टार्टेड लिविंग लाइक अ बादशाह। मतलब इनका लाइफस्टाइल देख लीजिए, इनका कल्चर देख लीजिए, जितनी हाथी आर्मी जो एक बादशाह के घर के बाहर होनी चाहिए, उतना ही स्प्लेंडेड लाइफस्टाइल ये दोनों भी जीते हैं। अब जाहिर सी बात है, बादशाह को देखकर ये सब चीजें अच्छी तो लगेंगी नहीं। तो फारूक शियार आफ्टर लाइक सीडिंग दीज टू पोस्ट टू दीज टू ब्रदर्स, ही स्टार्टेड फीलिंग ऑल ऑफ अ सडन कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, या ये कह लीजिए कि मेरी पावर अब वो नहीं रही है जो एक बादशाह की होनी चाहिए। तो एक जेलिसी फील होती है यार। और कहा जाता है कि आउट ऑफ दैट जेलिसी ही स्पॉइल्ड हिज रिलेशंस विद दीज टू ब्रदर्स। अपनी इसी जेलिसी की वजह से दोनों भाइयों के साथ रिश्ते बेकार कर लेता है। और ऐसे में होता क्या है, दिस इवेंचुअली लेड टू द मर्डर ऑफ बादशाह फारूक शियार इन 1719। पहली बार किसी मुगल बादशाह को खत्म किया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंपीरियल मुगल्स और लेटर मुगल्स में बहुत फर्क है। तो ये लेटर मुगल्स उतने पावरफुल नहीं है जितने कभी इंपीरियल मुगल्स हुआ करते थे। तो ही वॉज किल्ड इन 1719, और इसके मरने के बाद आता है भाई साहब ऐसा गजब का राजा, जिसने चलो गद्दी तो संभाली कम से कम 30 सालों तक, बट इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। अब रंगीला बादशाह इसको क्यों बोला जाता है, कहा जाता है कि ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफ इन अटमोस्ट प्लेजर। He used to enjoy the dance in naked position, almost naked position, and he used to walk in the court just like that. मतलब सोचिए कि मुगल बादशाह एंटर कर रहे हैं ऑल नेकेड, एंड यू मींस वी ऑल आर द मिनिस्टर्स। तो क्या पहला इंप्रेशन क्या जाएगा कि यार ये इंसान तो नहीं संभाल सकता है कुछ, और यही किया था इसने। नाम था इसका मोहम्मद शाह, बट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटीज ही बिकेम फेमस एज रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, हालांकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, और यह है नादिर शाह अब्दाली का अटैक। 1739 के आसपास एक ईरानियन इन्वेडर इंडिया पर अटैक कर रहा है, नाम है इसका नादिर शाह अब्दाली। तो पहले अपन लोग मोहम्मद शाह लिख लेते हैं। मोहम्मद शाह ही बिकेम फेमस एज रंगीला बादशाह। His time period is from 1719 up till 1748। तो एक अच्छा टाइम पीरियड इसने एज अ मुगल बादशाह काटा है। बट जैसे कि मैंने बोला, बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटीज ही वॉज अ वेरी एक्सपोजिव किंग। इतना भी एक्सपोजर लाइफ में अच्छा नहीं होता, ये तो खैर कुछ ज्यादा ही अपने मन पर ले गया। मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में कहा जाता है कि सैयद ब्रदर्स जो है उनको पावर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसको समझ में आ गया था कि सैयद ब्रदर्स जब तक वजीर और मीर बख्शी की पोस्ट पर रहेंगे, तब तक एक राजा इंडिपेंडेंटली तो काम नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? इसलिए नहीं चलाएगा? तो 2 मिनट लगेंगे ना, कोई नहीं। तो इसके टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट जो बैटल है दैट इज 1739। इसी के टाइम पीरियड में नादिर शाह अब्दाली, एन ईरानियन इन्वेडर, नादिर शाह अब्दाली invaded India in 1739 and looted the Peacock Throne along with Kohinoor Diamond। ये भारत से उसका पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड दोनों ले गया।
कहा जाता है पिकॉक थ्रोन वॉज स्टडीड विद कोहिनूर डायमंड एंड दिस थ्रोन वॉज मेड बाय शाहजहां। शाहजहां ने इस थ्रोन को बनाया था तब जब दिल्ली कैपिटल बनाई जा रही थी पहली बार। आगरा से कैपिटल को ओल्ड दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा था, दैट इज शाहजहानाबाद। ड्यूरिंग दैट टाइम ही मेड ऑल गोल्ड थ्रोन कॉल्ड पिकॉक थ्रोन। तो पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड दोनों को ही नहीं बचा पाया, और क्यों ही बचाएगा, क्योंकि हरकतें ही ऐसी है, सिंपल सी बात। देखो, छुपाने के लिए कुछ कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, और वो तो ये नहीं पहन रहा है। और कहा जाता है कि इसके टाइम पीरियड खत्म होते होते लाइक ऑलमोस्ट इन 1730 सॉरी 48, नादिर शाह अब्दाली तो जो लूट के ले गया वो ले गया। इसके बाद नादिर शाह अब्दाली का सक्सेसर भी भारत को लूटने के लिए आया, हिज नेम इज अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं, ही इन्वेडेड इंडिया इन 1748। तो एक अहमद शाह अब्दाली का भी अटैक आप लिख लीजिए। अहमद शाह अब्दाली invaded multiple times, invaded India multiple times. Ahmad Shah Abdali invaded India multiple times between 1748 to 1761। 1748 से लेकर 1761 के बीच में नादिर शाह अब्दाली कंटिन्यूसली इन्वेडेड इंडिया। और 1976 सॉरी 61 तो नहीं बोलूंगा मैं, यहां पर मैं गलत बोल दूंगा, 1967, लास्ट अटैक वाज इन 1967। तो देखा जाए तो पहला अटैक तो इसका मोहम्मद शाह के समय ही हो रहा है, और सक्सेसिवली इंडिया को लूट रहा है। और नादिर शाह अब्दाली की बात करें तो ये 1761 में इसी नादिर शाह अब्दाली के सक्सेसर अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का सेकेंड बैटल भी लड़ा था। लाइक पानीपत के इतिहास में 3 बैटल हुए हैं, आपको बता दूं। पहले और दूसरे बैटल की बात करें तो दोनों बैटल्स में जो मुगल्स हैं वो थे। लाइक पहले बैटल में बाबर था, और दूसरे बैटल में अकबर तो नहीं था, बट अकबर माना जाता है क्योंकि बैरम खान लड़ रहे थे उसके बेसिस पर। और ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आ रहा है, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और कोई भी मुगल जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में था ही नहीं। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है हु ऑल वर एंगेज्ड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो वो आप आगे पढ़ोगे मेरे साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा जो यहां पर आ रहा है वो है आलमगीर सेकंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर मुगल बादशाह है दैट इज आलमगीर सेकंड। और ये बात मैं आपको हमेशा बोलता था कि केवल नाम बदल लेने से आप औरंगजेब नहीं बन जाओगे। अगर मैंने आज अपना नाम दीपक से बदलकर अकबर कर दिया तो मैं अकबर नहीं बन जाऊंगा लाइक नाम से। सिंपल सी बात है यार, पॉलिसीज भी ऐसी होनी चाहिए। या अगर मैं अपना नाम दीपक से बदलकर मोदी कर दूं तो मुश्किल है। हाँ, राहुल गांधी कर दूं तो एक बार के लिए मैच कर सकता हूं, बट ठीक है, नहीं आजकल तो वो भी समझदार हो गए हैं। इंडिया में दोबारा से ईवीएम का स्यापा शुरू हो गया है। थोड़ा ईवीएम का कोड बता दूं आपको थोड़ा। ये सब नॉर्थ वेस्ट मुंबई से शुरू हुआ है सारा पंगा। लाइक एक उसमें मुंबई में लोकसभा सीट है नॉर्थ वेस्ट मुंबई, तो वहां पर एक वीडियो वायरल हो रही है, और एक अखबार ने एक आर्टिकल लिखा है कि ओटीपी डालकर किसी ने ईवीएम को खोल लिया। तो एक वीडियो सरफेस हो रही है मीडिया में, लाइक ही इज पुटिंग इन द ओटीपी एंड द ईवीएम बॉक्स इज ओपन। तो आपको बता दूं ये 2 कामों को एक साथ मिला दिया इस आदमी ने। जो भी था ये बड़ा स्मार्ट है, इसने दोबारा से इंडिया में वो ईवीएम वाला स्यापा शुरू कर दिया, क्योंकि वहां से राहुल गांधी का ट्वीट आ गया कि हाँ 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 हमको तो पहले से ही पता था। इलॉन मस्क पता है वो कौन सा वाला है, मैं सारा कुछ बता दूं आपको, क्योंकि हम लोगों को ना सब कुछ बताया नहीं जाता। इलॉन मस्क ने वो ट्वीट डाला था पोर्टो रिको। जो पोर्टो रिको एक आइलैंड कंट्री है कैरिबियन सी में, तो वहां की ईवीएम मशीन जो होती है ना वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। इंडिया की ईवीएम मशीन ना तो इथरनेट से कनेक्ट होती है और ना ही नेट से कनेक्ट होती है, लाइक वाईफाई भी नहीं होता। तो द मशीन विच कैन नॉट बी कनेक्टेड टू नेटवर्क इन एनी कंडीशन कैन नॉट बी हैक्ड। तो इस अखबार ने क्या डाली, नाउ द ईवीएम इज बीइंग हैक्ड बाय अ मोबाइल बाय पुटिंग इन द ओटीपी। तो अब होता क्या है कि एक हर इलेक्शन में ना एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर जिसको आरओ बोलते हैं हम। जनरली डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनाया जाता है। तो इसी की देख रेख में सारी ईवीएम मशीन्स को आप पैक वैक करके सिक्योरिटी रूम में डालते हो, और इसी की देख रेख में वो दोबारा खुलती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली क्या है कि जब काउंटिंग हो रही होती है तब मोबाइल फोन आर नॉट अलाउड। तो ये तो उसने गलत किया, जो भी था ये, जो अपना साथ फोन लेकर गया था, इसके ऊपर केस इसके लिए रजिस्टर हो गया। बट जब काउंटिंग शुरू होती है ना यार, जब उसके बाद डेटा आता है,
लाइक जो भी हुआ, मतलब पार्टी वाइज डेटा निकल के आते हैं ना, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोडेड होता है। उस डेटा को अपलोड करने के लिए ना रिटर्निंग ऑफिसर के फोन पर ओटीपी आता है। लाइक ये मशीन है, मैंने इसमें से डेटा निकाला और मैंने आरओ को बता दिया कि भाई बीजेपी को 48 वोट्स आए हैं, शिवसेना को 5000 वोट्स आए हैं। तो अब ये जब डालेगा ना, उस पर चैनल पर डालेगा, जब अपलोड करेगा, तब अपलोड करने से पहले उसके पास ओटीपी आएगा। इतना क्लियर हो? काउंटिंग में ईवीएम मशीन कैन नॉट बी ओपन बाय यूजिंग द ओटीपी। यहां पर इसने दो कामों को एक साथ मिला दिया। उसके बाद वो बात अलग है कि डिफेमेशन के लिए इन लोगों के ऊपर केसेस फाइल हुए हैं कि भैया आगे 24 घंटे में रिप्लाई दो। और जिस न्यूज़पेपर एजेंसी ने ये आर्टिकल छापा था, उसके लिए भी आपने एक डिफेमेशन नोटिस डाला, क्रिमिनल नोटिस डाला कि वाई वी शुड नॉट प्रोसीड विद द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू, क्योंकि आपने बिना कुछ देखे शुरू कर दिया ये सारा कुछ। और आपको पता ही है इंडिया बड़ा सेंसिटिव कंट्री है। अभी कुछ महीनों से ईवीएम शांत था, और ये बात पहले ही बता दी थी ईवीएम, मतलब इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद तो देखो सब ईवीएम ईवीएम चिल्लाएंगे। वो अच्छी बात है कि इंडिया अलायंस के पास अच्छी सीटें आ गई, तो ऐसे में ईवीएम अच्छी हो गई। बट यहाँ पे जो पंगा पड़ा है ना, वो नॉर्थ वेस्ट में क्यों पड़ा है? क्योंकि शिवसेना भी आपको पता होगा कि दो गुट वाली है। एक तो शिंदे ग्रुप है, शिंदे ग्रुप जो इस समय बीजेपी के साथ है, और दूसरा वो उद्धव ठाकरे ग्रुप शिवसेना का। तो नॉर्थ वेस्ट में कांटे की टक्कर थी। लाइक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना वॉज लॉस्ट टू शिंदे शिवसेना बाय जस्ट 48 वोट्स। 48 वोट्स का मार्जिन था बस। तो जहां पर कांटे की टक्कर, 48 वोट्स कुछ नहीं होते यार लोकसभा इलेक्शंस में। लाइक यहाँ पे लाखों लाखों में वो जाती है, लीड जाती है हजारों में, यहाँ पे तो 48 वोट्स का था। तो इसलिए यहां से ये ना ये पंगा निकल कर आया। क्योंकि जो भी है, अब आलमगीर सेकंड के ऊपर मैं दोबारा आ रहा हूं सर। वो जो इलॉन मस्क का ट्वीट है, वो भी राहुल गांधी ने उसको वो किया है, रीट्वीट किया है। और वो क्यों किया है? क्योंकि उसने, इलॉन मस्क ने बोला था कि ईवीएम शुड बी डिस्ट्रॉयड नाउ, दे शुड नॉट बी यूज्ड एनी मोर इन इलेक्शंस। और इसने ये बोला था पोर्टो रिको के इलेक्शंस के लिए, क्योंकि पोर्टो रिको में और जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर ईवीएम जो है वो नेट से कनेक्टेड होती हैं, तो हैक हो सकती हैं। इसलिए भारत में ऐसा नहीं है। ये बात बार बार क्लियर करिए। और आप लोग क्योंकि जुडिशरी के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को लुकआउट नोटिस भी जारी किया था 2019 के इलेक्शन के बाद, कि भाई अगर आपको लगता है ईवीएम हैक हो सकती है तो आओ, वी इनवाइट यू एंड काइंडली शो अस दैट द ईवीएम कैन बी हैक्ड। केवल एक ही पार्टी गई थी, और वो पार्टी थी कांग्रेस। कि कांग्रेस से पूछा गया चलो स्टार्ट करते हैं सर, करो हैक। तो कांग्रेस साइड की, सर ना ना, अपन देखने आए हैं बस, ये हैक कौन करेगा, हम लोग करने थोड़े ना आए। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट की बुलाने पर नहीं जा सकते हो, तो ये सब चीजें बेकार है। उसके बाद आलमगीर सेकंड की बात कर रहा हूं जी। आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड में फेमस बैटल होती है जिसमें मुगल्स नहीं थे, एंड दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी। सुना होगा आप लोगों ने। एक तो प्लासी का बैटल, एक बक्सर का बैटल। हाँ, तो बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ड्यूरिंग हिज टाइम। तो इसके टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंट इवेंट, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757। 1757 में क्या हुआ? ऐसे नहीं चल रहा, कंटिन्यू हो रही। थोड़ा रोटेट वोटेट करके देख लो। चलिए जी, उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर आता है वो मुगल बादशाह जिसके बाद सारा खेला ही खराब हो गया, और ये था शाह आलम सेकंड। वैसे तो बहुत सारे मुगल बादशाह हैं, मैं सबके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। एंड दिस इज द लास्ट लेटर मुगल बादशाह, एंड हिज नेम इज शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड की बात करते हैं, तो इसके टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड है 1759 से लेकर 1806 तक। एक अच्छा खासा टाइम पीरियड रहा है शाह आलम सेकंड का, और इनके टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें हुई हैं। सबसे पहला तो हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। इसके टाइम पे, अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर लिखने से पहले सेकंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लिख लीजिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसके टाइम पीरियड में होती है 1761 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन कौन लड़ रहा था? तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव भाव। सदाशिव राव भाव
एंड ही वॉज फ्रॉम द मराठास। तो कहा जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास हुआ था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पहले ही बोल दिया था अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को कि भाई मान जाओ, जमीन खाली कर दो, फालतू में क्यों खून खराबा करना। बट मराठास वर लाइक नहीं सर, अपन बिना पिटे नहीं मानेंगे, पहले हम आपको पीटो, उसके बाद हम जमीन खाली करेंगे। और वो हुआ भी। सदाशिव राव भाव एक्चुअली में पेशवा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये पेशवा का भतीजा है। कहा जाता है लाइक जो पेशवा थे उस समय वो इनके मामा जी थे, एंड दे वर हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद होलकर, गायकवाड़, भोसले। ये चार कास्ट ऐसी है आज भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। और पहले इन चारों की चारों फैमिलीज को केवल पेशवा कंट्रोल किया करते थे। ठीक है। पानीपत की बैटल में हारने के बाद चारों फैमिलीज अलग हो गई। अब चारों फैमिलीज को उनके उनके फैमिली मेंबर्स या उनके उनके सरदार वो कंट्रोल कर रहे हैं, पेशवा तो केवल नाम मात्र का रह गया यहाँ पर। तो अहमद शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली जीतता है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बैटल जो इसके टाइम पीरियड में होती है दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है 1764 में। 1764। और बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा जीतती है। लाइक बैटल ऑफ प्लासी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही लड़ी थी, और बक्सर का बैटल भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही लड़ रही है। तो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, एक तो प्लासी का बैटल होता है आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड में, बैटल ऑफ बक्सर शाह आलम सेकंड, और शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड में पानीपत का थर्ड बैटल। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड में हुई। इसके बाद कोई भी मुगल बादशाह बहुत सालों तक नहीं चल पाया। अगर मैं आपको एक मुगल बादशाह बीच में और लिखवाऊं तो ही इज अकबर सेकंड। अकबर सेकंड के बारे में भी लिख लीजिए, इसके बारे में कुछ ऐसा सच लिखवाऊंगा नहीं। अकबर सेकंड बैठता है गद्दी पर 1806 से लेकर 1806 से लेकर 1837 तक। 1837 तक ही सैट ऑन थ्रोन अकबर सेकंड। शाह आलम सेकंड का बेटा है। और उसके बाद आखिरी मुगल बादशाह आ रहे हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सेकंड। और बहादुर शाह जफर सेकंड आ रहे हैं 1837 से लेकर 1857 तक। 1837 टू 1857 बहादुर शाह जफर। ये इंपॉर्टेंट इंसान क्यों हो जाता है बहादुर शाह जफर? पहली बात तो आखिरी मुगल बादशाह, ही इज द लास्ट मुगल रूलर, लास्ट मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह है। इसके टाइम पीरियड में रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। और कहा जाता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का लीडर बन गया था बहादुर शाह जफर, मगर ये ऐसा लीडर था जिसकी सुनी किसी ने नहीं। अब जब मैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि बहादुर शाह जफर तो एक ऐसा इंसान था जिसके लेफ्ट हैंड साइड में मौत, राइट हैंड साइड में खाई, कुछ भी करता तो मरता ही। तो इस आदमी ने क्या किया, इसने बोला कि चलो ठीक है यार 1857 का रिवॉल्ट मैं आप लोगों के लिए लीड कर लेता हूं। तो ये एक तरीके से इंडिया का प्रेसिडेंट मान सकते हो आप लोग। इंडियन प्रेसिडेंट जैसे कि वैसे तो हेड ऑफ द कंट्री है, बट सिंबॉलिक हेड है ना, पावर तो प्रेसिडेंट के पास कुछ है नहीं। सिंबॉलिक का मतलब जब पॉलिटी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो नॉमिनल हेड और रियल हेड में फर्क होता है। नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट, केवल नाम मात्र के हेड है। रियल पावर जो है वो दे आर कंटेन इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसलिए कोई भी गाली जब देता है ना तो वो पीएम को ही देता है। कभी आपने सोचा कि मतलब किसी ने प्रेसिडेंट को घसीट लिया हो कि द्रौपदी मुर्मू बाहर निकल, विल शो यू कि क्या हुआ तो द्रौपदी के साथ, बोल ही नहीं सकते वैसे तो। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सारी चीजें होती हैं, उनके नाम पर। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट तो बिल पास करती है और उस बिल को एक्ट बनाती है मुर्मू, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट कभी कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्यों नहीं बोलता? क्योंकि ये सारे के सारे लॉज बनाए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्रेसिडेंट तो बोल ही नहीं सकता ना कुछ। आर्टिकल 74 यही तो बोलता है कि सर आपको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस और एड पर काम करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन यू। ये आपके ऊपर बाइंडिंग है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, ऐसा ही ये आदमी समझ लो।
इसने 1857 के रिवॉल्ट को अपना हाथ दिया, लाइक इसने समर्थन दिया कि ठीक है, आई सपोर्ट योर रिवॉल्ट। इसने सभी की सभी राजाओं को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में इसने एक गलती कर दी, इसने बोला आई बहादुर शाह जफर द एम्परर ऑफ इंडिया। सबने बोला है तू कहां से हो गया रे, तू केवल रेड फोर्ट पे बैठ रहा है। और इसने क्या बोला चिट्ठी में कि आई अर्ज ऑल द बादशाह टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डिफीट ईस्ट इंडिया कंपनी। I assure you that after the East India Company is ousted from India, means the Mughal dynasty will continue its power over India. The Mughal dynasty will continue its power over India। ये इसने नहीं लिखना चाहिए था इसे, क्यों? क्योंकि मुगलों का रूल देख चुकी है सारी कंट्री। औरंगजेब ने क्या किया ये सबसे छुपा नहीं था। औरंगजेब बहुत ही इस्लामिक मैनर में राज करके गया था, और जितनी इज्जत मुगलों ने कमाई थी ना, वो सारी मिट्टी में मिलाई थी औरंगजेब ने। खास करके राजपूत, हिंदूज, इन सभी को नाराज कर दिया था। इसलिए कोई भी बादशाह ना अपना ऑटोनॉमी देने को तैयार नहीं है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि सर मेरी इंडिपेंडेंट पावर है मेरे साम्राज्य के ऊपर, मैं आपके अधीन क्यों काम करूं। तो इसलिए बहादुर शाह जफर के लेटर को कोई सीरियसली नहीं लेता है। वो बात अलग है कि 1857 के रिवोल्ट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये रिवोल्ट इतना बड़ा था जितना फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन को मिलाकर भी आप नहीं बना पाओगे। बट फिर भी रिवोल्ट अनसक्सेसफुल क्यों होता है? क्योंकि इस रिवोल्ट की टाइमिंग बहुत खराब है। मतलब टाइमिंग इन द सेंस कि एक समय पर शुरू होना चाहिए था इंडिया में, वो ये नहीं कर पाया। तो लीडरशिप का रोल अदा किया था इस इंसान ने। और उसके बाद जब 1858 तक पूरे रिवोल्ट को अंग्रेजों ने दबा दिया था, और दबाने के बाद जो एक नाम निकल कर आया ना कि किसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ, वो ये इंसान था। बहादुर शाह जफर सेकंड के ऊपर मुकदमा चलता है। मुकदमे में ये दोषी ठहराते हैं, और इसके बाद इनको भेज दिया जाता है रंगून। रंगून उस समय कहा जाता था म्यांमार को, और इनको एग्जाइल पर भेज दिया जाता है रंगून। और इनके साथ में इनकी वाइफ भी थी, वाइफ का नाम है जीनत महल। इनके सभी बच्चों को रेड फोर्ट में इन्हीं के सामने मार दिया जाता है, कोल्ड ब्लडेडली गोली मार के सभी को मार दिया जाता है। और बहादुर शाह जफर की डेथ रंगून जेल में 1862 में हो जाती है। इसके साथ तो ये मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो ही वॉज सेंट टू रंगून जेल along with his wife जीनत महल। where he died in 1862। और इसी के साथ ही बाबर के द्वारा बनने वाली मुगल डायनेस्टी इट गॉट ओवर। ये हो गया आपका कंप्लीट मुगल टॉपिक। हम लोगों ने विजयनगर और बहमनी किंगडम पढ़ लिया। हाँ, हो गया ना, विजयनगर बहमनी हो गया। मराठास हमको अभी कराने हैं, तो अगली हेडिंग अब आप मराठा से डाल दीजिए। मराठा एम्पायर। आप लोगों के मेडिकल हिस्ट्री के नोट्स अभी तैयार हो रहे हैं, इसलिए मैं सारी चीजें लिखवा रहा हूं। लास्ट मुगल रूलर, रिवॉल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल दीक्षा। जब तक नोट्स तैयार नहीं होते तब तक इसमें से पढ़ लीजिएगा। मराठा एम्पायर की बात करते हैं तो 1674 से लेकर 1818 तक मराठा एम्पायर रहता है। और जब भी कभी मराठा का नाम आता है तो हमेशा जुबान पर नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर कोई किसी से पूछे ना कि सर कौन मराठास को कंट्रोल करता है, तो फिर जबान पर नाम आता है पेशवाओं का। बट आपको बता दूं, पेशवा तो केवल एक प्राइम मिनिस्टर था, पेशवा तो केवल एक मंत्री था। ऐसा क्या हुआ मराठा एम्पायर में कि छत्रपति की इंपॉर्टेंस तो खत्म हो गई और पेशवाओं की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी? तो वो सारी चीजें आप यहां पर पढ़ोगे। 1674 में ही क्यों मराठा एम्पायर का फाउंडेशन माना जाता है? क्योंकि छत्रपति शिवाजी तो 1627 में पैदा हो गए थे, और स्टार्टिंग में ही उन्होंने बहुत सारी चीजें करनी शुरू कर दी थी। वो बात अलग है, 1680 में मरते भी हैं, बट 1674 में ऐसा क्या हुआ था? तो मैं आपको 2-3 इवेंट्स बता दूं जो शिवाजी के साथ हुए थे। शिवाजी को हमेशा से ये लगता था कि साउथ इंडिया में अगर मुगलों के साथ मिलकर काम किया जाए तो मजा आएगा। ऐसे में दोनों मिल बांट के खाएंगे और पूरा की पूरा इंडिया कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि औरंगजेब थोड़ा सन की आदमी है। औरंगजेब को लगता है कि ना, पूरा इंडिया मेरे ही कंट्रोल में चलेगा और मैं ही अकेला उसका सोल प्रोप्राइटर होऊंगा, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। ऐसे में औरंगजेब के खिलाफ उनका एक बेटा था जो रिवोल्ट
देता है और वो साउथ इंडिया में भागकर आ जाता है। इसी समय शिवाजी के साथ उसकी मुलाकात होती है और मराठा औरंगजेब की जो आंखों में खटकने लगते हैं कि यार इनको हटाओ। और इसी वजह से क्या होता है कि सवाई राजा जयसिंह, जो आप लोगों ने मेरे साथ पढ़े थे, आमेर के राजा को सेनापति बनाकर भेजा जाता है केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज को कंट्रोल करने के लिए कि भाई इसको कंट्रोल करो। तो क्योंकि आपको बता दूं, शिवाजी को कंट्रोल करने से कंट्रोल करने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए गए थे सब ऑलमोस्ट फेल मार गए थे। जयसिंह जाते हैं जहां पे शिवाजी रह रहे थे, उस पूरे की पूरे एम्पायर को, मतलब पूरे की पूरे फोर्ट को चारों तरफ से घेरते हैं और कहा जाता है उस किले का नाम था पुरंदर, जिस किले में शिवाजी थे उस समय। और राजा जयसिंह वेट करते हैं कि इनकी सप्लाईज कब खत्म होंगी तो ये खुद बाहर आएंगे, मतलब खाने पीने की चीजें। और जब सप्लाईज खत्म हुई तब शिवाजी बाहर निकले और जयसिंह के साथ ट्रीटी साइन करी, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। 1665 में हुई थी ये ट्रीटी, जिसमें शिवाजी ने राजा जयसिंह को बोला था कि ठीक है, मेरे पास जितने किले हैं ना उसमें से कुछ आप रख लो और आपके कहने पर मैं औरंगजेब से मिलने भी जाऊंगा। ठीक है जी। औरंगजेब से मिलने गए ये आगरा में। और वैसे तो देखिए कभी किसी मुगल बादशाह ने ऐसा किया नहीं है। औरंगजेब एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इसने शिवाजी को पहली बात तो बहुत अपमानित किया कोर्ट में। भाई कोई तुमसे मिलने के लिए आया है, डेलीगेशन आया है कोई आप इंडिया में आपसे मिलने के लिए, तो आपको रिस्पेक्टफुली मिलना चाहिए ना उनसे। ये थोड़ी ना कि आप उनकी इज्जत की उतार दो, पूरा अच्छे से बेइज्जती करो कि तुम कहां से आ गए पाकिस्तान। अगर कोई पाकिस्तान का डेलीगेशन भी चलो इंडिया में आया है तो इंडिया हमेशा, हम लोग आदर सत्कार करते हैं। वो बात अलग है कि पाकिस्तान करने लायक है नहीं ऐसा, बट फिर भी हमने कभी बेइज्जती तो नहीं करी ना। तो औरंगजेब क्या करते हैं, ये शिवाजी की बहुत बेइज्जती मारते हैं। शिवाजी वॉज लाइक कि भाई बहुत इगोइस्टिक थे और सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते थे, तो इन्होंने औरंगजेब को पकड़ के झाड़ दिया उधर ही कि भाई तुम क्या हो। औरंगजेब को गुस्सा आया और उसने शिवाजी को जेल में डलवा दिया। ये सब इवेंट होता है 1665 में। अब शिवाजी यहाँ पर बहाना करते हैं कि भाई मेरी तो वो तबियत बहुत खराब हो गई है, तो जो मेरा वैद्य है उसको बुलाया जाए मराठा से, अगर मैं मर गया तो फिर तुम तो बचोगे नहीं। ऐसे में औरंगजेब इजाजत देते हैं कि ठीक है भाई इसकी तबियत खराब है तो डॉक्टर को बुलाया जाए। और जो संदूक लेकर आया था ना, वो बॉक्स, जो वैद्य है उनका, उसी बॉक्स में बैठकर शिवाजी हो गए फरार। अब शिवाजी निकलते हैं और ये घूम घाम कर महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुंचते हैं 1674 में। इतना सब कुछ हो चुका है जी। और 1674 में शिवाजी शपथ लेते हैं कि आई विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ मुगल्स। और तब फाउंडेशन होती है मराठा किंगडम की। और तब शिवाजी अपने नाम के आगे टाइटल जोड़ते हैं छत्रपति। इससे पहले तक ऐसे ही चल रहा था सब कुछ, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। और 1674 से शुरू होता है कि अपन लोग मुगलों की बैंड बजा देंगे। अब इतना क्लियर हुआ, तभी मैंने आप लोगों को मराठा एम्पायर 1674 से 1720 लिखवाया है। अब आगे चल रहे हैं जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं फाउंडर। सबसे पहले तो फाउंडर का नाम लिखते हैं। फाउंडर है छत्रपति शिवाजी महाराज। मैम आपके साथ भी एक बच्चा आता था ना, आपकी फ्रेंड, उनका क्या हुआ? अच्छा वो डेलीगेट नहीं है तुम सारे? कहाँ कहाँ से आते हो? अच्छा आप तो गाजियाबाद से हो। अच्छा आप घर गए हुए थे। आप भी आके नहीं हो लोकल शायद? अच्छा रोल लोकल ही हो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडर है। छत्रपति शिवाजी महाराज, आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, मैंने बहमिनी किंगडम में आपको 5 पार्ट्स लिखवाए थे। एक बार जरा दोबारा खोलोगे कॉपी, अगर बहमिनी किंगडम लिखा हुआ है तो? मैम आपके पास है, रिटर्न है नोट्स? ये अलग अलग कॉपी का समझ नहीं आया मतलब। अच्छा वो खत्म हो गई, आपके पास नहीं है नोट्स? चलो बहुत बढ़िया। अब बहमिनी किंगडम, हाँ विजयनगर के, इसके बाद वो बहमिनी किंगडम का मैप खोलो। आ गया बहमिनी। बहमिनी में आप लोगों ने 5 पार्ट्स लिखे होंगे उसके, बिदर, बेरा, मराठा एम्पायर के। इनके फादर का नाम लिख लीजिए, शाहजी भोसले। इनके फादर का नाम है शाहजी भोसले। और शाहजी भोसले के बारे में लिख लीजिए, ही यूज टू सर्व अंडर, ही यूज टू सर्व अंडर द सुल्तान ऑफ बीजापुर,
He used to serve under the Sultan of Bijapur. He used to serve under the Sultan of Bijapur. तो बीजापुर के अंडर शिवाजी के फादर शाहजी भोसले काम किया करते थे। शिवाजी की मदर का नाम लिख लेते हैं। शिवाजी की मदर का नाम है जीजाबाई। शिवाजी की मदर जीजाबाई। नेक्स्ट, शिवाजी का जो बर्थ है वो कहां पर होता है? लाइक ही वॉज बॉर्न इन 1627 एट शिवनेरी फोर्ट। 1627 एट शिवनेरी फोर्ट। फिर बात करते हैं शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु और इनके मिलिट्री गुरु का। शिवाजी की स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु का नाम है, स्पिरिचुअल समझ में आ रहा? स्पिरिचुअल क्या होता है जी? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तो मुझे भी पता है, हिंदी उसकी यही होती है। आध्यात्मिकता क्या होती है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? हाँ, मतलब स्पिरिचुअल का मतलब होता है जब आपके दिमाग में ये चीजें डाल दी जाती हैं कि भगवान ने आपको बनाया है, ये सारी चीजें, उसमें रिचुअल्स नहीं आते हैं जी। रिचुअल्स को हम लोग हिंदी में कर्मकांड कहते हैं, और ये नहीं होने चाहिए। जैसे अगरबत्ती जलाना, पूजा पाठ करते समय वो जोत जलाना, जोत जलाना तक ठीक है, पर कुछ लेडीज होती है ना जो बिल्कुल हनुमान जी के टाइम पीरियड में उनके पैरों के नीचे जोत चिपका देती हैं। बहुत सारी जोतें होती है ना जो उस नवरात्रों में तुम बिल्कुल आगे रखते हो, मेरी वाली आगे रहेगी। इसको कहते हैं कर्म कांड करना। क्यों? क्योंकि कभी के बाद ना वो बहुत विकराल रूप ले लेता है। क्या पता आपके जोत से भगवान की ड्रेस जल जाए, और वो ड्रेस जले उसके बाद मंदिर फूक जाए पूरा की पूरा। तो ये सब चीजें, कुछ लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं, भले ही उनको अस्थमा हो, उनको लगता है भगवान को परफ्यूम मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें रिचुअल्स होती हैं, ये नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आपके इनर माइंड को खोलना, और आप समझो कि सुप्रीम क्या है, व्हाट इज सुप्रीम। अपने आत्मा को कनेक्ट करो। कभी कभार आप देखते हो ना, जो बहुत परेशान होता है, या फिर जब जब बिल्कुल ताजा ताजा कटता है किसी का, तो वो भगवान को देखकर बिल्कुल रोने लगता है। दैट इज द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब वो उसके अपने बी पराग के गाने तुम्हारे आंखों में आंसू ले आए कि यार ये तो बिल्कुल दिल के तार छेड़ दे रहा है, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो इनके स्पिरिचुअल गुरु का नाम है गुरु रामदास। गुरु रामदास है इनके स्पिरिचुअल गुरु। अब मैं बात कर रहा हूं इनके मिलिट्री गुरु का, जिन्होंने शिवाजी को तलवारबाजी सिखाई। इनका नाम है दादोजी, दादोजी कोंडदेव महाराज। दादोजी कोंडदेव महाराज कहा जाता है। मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी ने एक फोर्ट कैप्चर कर लिया था। बीजापुर का फोर्ट था, नाम था तोरना फोर्ट। एक फोर्ट था तोरना, और शिवाजी ने मात्र 16 साल की उम्र में ही पूरे तोरना फोर्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसके बाद कहा जाता है बहुत सारे फोर्ट्स इसने और कैप्चर करे। उसके बाद शिवाजी के फादर को धरा जाता है, और शिवाजी के फादर की वजह से शिवाजी को वो सारे कैप्चर्ड फोर्ट्स छोड़ने पड़ते हैं। तो मतलब जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग से शिवाजी में दमखम तो बहुत था। 16 साल कुछ भी नहीं होते यार अगर देखा जाए तो शिवाजी ने काफी कुछ किया। अब आगे चलते हैं, शिवाजी को रोकने के लिए किसने क्या क्या किया। लाइक शिवाजी को सबसे पहले तो 1659 में भेजा था अफजल खान को। लाइक इन ऑर्डर टू स्टॉप, सॉरी क्या लिखेंगे, स्टेप्स फॉलोड टू स्टॉप शिवाजी इन डेक्कन। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए गए थे शिवाजी को डेक्कन में रोकने के लिए? सबसे पहले भेजा था 1659 में अफजल खान। अफजल खान वॉज सेंट। इसको किसने भेजा? बाय बीजापुर सुल्तान आदिल शाह। बाय बीजापुर सुल्तान मिस्टर आदिल शाह। अफजल खान को मार दिया जाता है, जैसे कि मैंने बोला इसका पेट खोल दिया था। अफजल खान के मरने के बाद फिर औरंगजेब 1663 में भेजते हैं
शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान, ही वॉज सेंट, शाइस्ता खान वॉज सेंट बाय औरंगजेब। शाइस्ता खान वॉज बाउंडेड, बट इसको छोड़ दिया गया था। जैसे कि मैंने बोला, हाथ ही काट पाए शिवाजी बस इसके। फिर आपने ऐसे भी किया था कि क्यों हाथ कटे, तो ये बच गया था। शाइस्ता खान के बचने के बाद अब भेजा जा रहा है 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह को। दिखाऊं? 1665, मिर्जा राजा जयसिंह वॉज सेंट बाय औरंगजेब। जयसिंह की बात करते हैं। ही सक्सेसफुली broke out a treaty with Shivaji. Treaty of Purandar. Called Treaty of Purandar. ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में लिख लीजिए। शिवाजी सरेंडर्ड 23 फोर्ट्स टू मुगल्स। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में लिख लीजिए। शिवाजी सरेंडर्ड 23 फोर्ट्स टू मुगल्स आउट ऑफ 36। शिवाजी सरेंडर्ड 23 फोर्ट्स टू मुगल्स आउट ऑफ 36 एंड विजिटेड आगरा टू मीट औरंगजेब। And visited Agra to meet Aurangzeb. But Aurangzeb insulted Shivaji. But Aurangzeb insulted Shivaji and imprisoned him. But Aurangzeb insulted Shivaji and imprisoned him. अब 1674 में शिवाजी रीच्ड रायगढ़ आफ्टर ब्रेकिंग द जेल and founded the Maratha Empire. He also assumed the title of Chhatrapati. He also assumed the title of Chhatrapati। और अब खेला शुरू हो गया बस। छत्रपति का टाइटल अडॉप्ट कर लिया है। अब औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी का जो डेडिकेटेड रिवॉल्ट था वो स्टार्ट हो गया है। दिस इज हाउ शिवाजी कंप्लीटेड हिज जर्नी। बट बिफोर किलिंग औरंगजेब, शिवाजी डाइड। शिवाजी डाइड इन 1680 एट द एज ऑफ 52। शिवाजी डाइड, नेचुरल डेथ थी। 1680 में शिवाजी की डेथ होती है। आइए बात करते हैं शिवाजी के। अब शिवाजी को क्यों इतना ज्यादा पूछा जाता है, क्यों इतने फेमस थे शिवाजी? कहा जाता है शिवाजी ने एक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया था, एक एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था। बहुत ही सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन था। क्यों? क्योंकि शिवाजी के उस एडमिनिस्ट्रेशन में मात्र 8 मंत्री ही हुआ करते थे, बस 8 मिनिस्टर्स। और उन 8 मंत्रियों को मिलाकर शिवाजी उनको बोलते थे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान इज द नेम गिवन टू 8 मिनिस्टर्स ऑफ शिवाजी। इन 8 मंत्रियों के नाम लिखवाता हूं और हर मंत्री का क्या क्या काम था वो। इसमें एक मंत्री पेशवा भी होगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि पेशवा बाद में जाकर बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हैं, पहले तो केवल एक मिनिस्टर ही था। तो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन,
शिवाजी यूज्ड टू रन his administration with the help of Ashtpradhan. अष्टप्रधान का मतलब है 8 मिनिस्टर्स। अरे गजब चीज जिसका ध्यान शिवाजी ने रखा, 8 में से कोई भी मंत्री हेरिडिटरी नहीं था। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि आज मैं और कल को मेरी ही फैमिली में से कोई और। क्योंकि इन शिवाजी को पता था कि अगर हेरिडिटरी बना दिया तो ऐसे में तो सारा जो गेम है वो खत्म हो जाएगा। या ये मान लो कि जितने रूलर्स हैं या जितने ये मिनिस्टर्स हैं, ये अपनी पोस्ट को वो क्या कहते हैं ना कि जो चीजों को यू यू समटाइम्स टेक इट फॉर ग्रांटेड, कुछ इस तरीके से ये लोग ले लेंगे और हो सकता है कि एक लैक ऑफ जो सिंसेरिटी है वो इनके एंड से देखने को मिले। तो कौन कौन से 8 मंत्रियों में से कौन से मंत्रियों को शिवाजी ने रखा? सबसे पहले मंत्री का नाम था पेशवा। दीज आर द पोस्ट, नाम नहीं है ये 8 मंत्रियों के केवल पोस्ट के नाम है। तो पहला है पेशवा। पेशवा कौन होता था? ही वॉज द फिनेंस एंड जनरल मिनिस्टर। सारा फिनेंस पेशवा देखेगा। उसके बाद आता है सर ए नौबत। सेकेंड वॉज सर ए नौबत। सर ए नौबत वॉज कॉल्ड सेनापति ऑल्सो। तो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, सर ए नौबत कौन था? एक मिलिट्री कमांडर था। ही वॉज द मिलिट्री कमांडर। नेक्स्ट, थर्ड वन। थर्ड है माजुमदार। माजुमदार, ही वॉज एन अकाउंटेंट। फिनेंस मिनिस्टर और अकाउंटेंट में फर्क होता है, ये पता है ना? फिनेंस मिनिस्टर का काम है केवल फिनेंस पॉलिसीज बनाना, कहां कहां से कितना कितना टैक्स कैसे कैसे लिया जाएगा वो फिनेंस मिनिस्टर करेगा। कितना टैक्स आया कितना आना बाकी है ये अकाउंटेंट का काम है। नेक्स्ट, फोर्थ वन वॉज कॉल्ड वकैया नाविस। वकैया नाविस। वकैया नाविस जनरली कहा जाता था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, या इंटेलिजेंस की पोस्ट बनाई गई थी एक, जिसको ये लोग वकैया नाविस बोलते थे। इंटेलिजेंस का मतलब मैं कह सकता हूं एक स्पाई, एक ऐसा स्पाई जो बाकी मंत्रियों के बीच में रहेगा और चेक करेगा कि क्या कोई मंत्री शिवाजी के अगेंस्ट पॉलिसीज तो नहीं बना रहा है। वकैया, तो जैसे कि आप देखोगे ना, बहुत ही सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन है इन कंपैरिजन टू मुगल्स। मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन काफी बड़ा लंबा चौड़ा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। इनका बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, सचिव। फिफ्थ मिनिस्टर है सचिव। सचिव एक तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये समझ लो कि अगर किसी भी जगह का हेड किसी को बनाना है तो आप सचिव को बना सकते हैं। ही वॉज अ कॉरेस्पॉन्डेंस। सिक्स्थ मिनिस्टर को ये दाबीर कहते थे। दाबीर वॉज द फॉरेन मिनिस्टर। दाबीर वॉज द फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट, न्यायाधीश। सेवेंथ वन वॉज द न्यायाधीश। न्यायाधीश आज इंग्लिश में जज होता है, तो इसलिए इसको आपने जस्टिस डिपार्टमेंट दे दिया। ये न्यायाधीश का काम था। एंड द एट्थ वन एंड द लास्ट वन इज पंडित राव। पंडित राव, ऑफ कोर्स पंडित राव जैसे कि नाम से पता लग रहा है रिलीजियस मैटर्स सारे ये आदमी देखता था। इसके अलावा वैसे किसी भी सरकार में ना और किसी मंत्री की जरूरत होती नहीं है।
अगर मैं सचिव की बात भी करूं ना, तो आज के डेट में आप इनको हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज कह सकते हो। एजुकेशन मिनिस्ट्री का हेड आज के डेट में सचिव ही हो गया। सचिव का मतलब हेड। तो कोई भी अगर डिपार्टमेंट बना रहे हो, तो हर डिपार्टमेंट के हेड को ये सचिव बोलते थे। तो सिंपल से 8 मंत्रियों की हेल्प से शिवाजी ने ऑलमोस्ट एक बड़ा सा एम्पायर कार्व आउट किया, जिसको आपने मराठा एम्पायर बोला। इसके बाद शिवाजी के टाइम पीरियड में केवल टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही सिंपल होता था। लाइक ड्यूरिंग शिवाजी टाइम पीरियड ओनली 2 टैक्सेस वर टेकन, और मैं ये बोलूंगा ओनली 2 टैक्सेस वर इम्पोज्ड, या केवल 2 ही तरह के टैक्स लोगों से लिए जाते थे। तो ये तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं ड्यूरिंग, ये जनरल पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, ड्यूरिंग शिवाजी टाइम पीरियड या इन मराठा एम्पायर, इन मराठा एम्पायर only 2 types of taxes were imposed. Only 2 types of taxes were imposed. पहले टैक्स को ये बोलते थे चौथ। चौथ वॉज 25% ऑफ प्रोड्यूस। जितना भी आप खाना उगा रहे हो उसका 25%, मतलब 1/4 आप मुझे देंगे। एंड द सेकेंड टैक्स वॉज कॉल्ड सरदेशमुखी। सरदेशमुखी वॉज द 10% ऑफ द प्रोड्यूस। तो सिंपल सी बात, ये अलग अलग एरिया से अलग अलग तरीके के टैक्सेस वसूल रहे हैं। कई जगह से चौथ वसूल रहे हैं, कई जगह से सरदेशमुखी। आपको बता दूं ये दोनों चीजें क्या हैं और किस तरह के टैक्सेस हैं। तो नॉर्मल और सिंपल भाषा में कहूं तो हफ्ता वसूली है दोनों। हफ्ता वसूली का मतलब हो गया कि आपको ये मुझे रेगुलरली पे करना है। क्यों पे करना है? ताकि मैं आप पर दोबारा अटैक ना करूं। अगर किसी एक दिन में आपने मुझे पे नहीं किया, तो भाई मेरे मिनिस्टर्स आएंगे, मेरी आर्मी आएगी, आपके पूरे की पूरे इलाके पर अटैक करेगी। जितना प्लंडर करना है वो प्लंडर करके आपको वैसे ही छोड़ के चली जाएगी। अब यहां पर ये चौथ और सरदेशमुखी कहां कहां से वसूला जाता था? कहा जाता है रायगढ़ के पास, जहां पे शिवाजी की कैपिटल है। कैपिटल तो रायगढ़ ही होगी कि। रायगढ़ के आसपास के एरिया से तो ये चौथ वसूलते थे। चौथ वॉज लाइक आप सभी लोगों को 1/4 मुझे टैक्स देना है। और जो इलाके बहुत दूर दराज के इलाके होते थे, वहां से ये सरदेशमुखी वसूलते थे। सरदेशमुखी मतलब 1/10 या 10%। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिरकार मराठाओं और मुगलों की बनी क्यों नहीं? ऐसा क्या लगता था औरंगजेब को जो औरंगजेब ने कभी मराठा उसके साथ में पैक्ट साइन नहीं किया? सोच के चलो कि यार पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, और पाकिस्तान के पंजाब, लाहौर और इस्लामाबाद, यहां में रहने वाले लोगों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी लगाए। अलग कंट्री है ये, और किसी और कंट्री के स्टेट्स के ऊपर तुम्हारी गवर्नमेंट टैक्स लगाए, और वहां के लोग पे भी कर रहे हैं। तो जिस कंट्री के स्टेट्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, कोई फॉरेन कंट्री लगा रही है, उस कंट्री को अच्छा लगेगा? और नॉर्मली आप लोग कैसे वो मतलब वो क्या कहते हैं कलेक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि वो गवर्नमेंट काफी वीक लग रही है शायद। और यही यही स्ट्रैटेजी थी मराठा एम्पायर की। ये मुगल एम्पायर या मुगल बादशाह के टाइम पीरियड में जो स्टेट्स आते थे, दूर दराज के स्टेट्स, जिनके ऊपर मुगलों की पकड़ बहुत अच्छी नहीं थी, या जहां पर मुगल नहीं पहुंच पाते थे, वहां पर ये लोग जाके टैक्स वसूल लेते थे। जिसकी वजह से औरंगजेब वाज लाइक कि यार ये तो मेरा एम्पायर है ना, आप मेरे एम्पायर के स्टेट्स में से आप कैसे टैक्स वसूल कर सकते हो? और वहां के लोग पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि औरंगजेब तो आएगा नहीं उनको बचाने, उससे पहले मौत आ जाएगी शिवाजी के नाम से। तो इसलिए आप लोग डर के मारे पे कर रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला कि सरदेशमुखी और चौथ केवल और केवल हफ्ता वसूली जैसी चीजें हैं। ये आपको आपकी प्रोटेक्शन के लिए पे करनी है। अब शिवाजी के मरने के बाद एक गजब चीजें हो रही हैं। अब मैं शिवाजी की सक्सेशन की बात कर लूं, क्योंकि शिवाजी तो 1680 में मर गए। शिवाजी के 2 बेटे हैं जी। जो बड़ा बेटा है उसका नाम है संभाजी महाराज। संभाजी महाराज। एंड द यंगर सन इज कॉल्ड राजा राम। ठीक है। और जैसे कि हमारी कंट्री में है भी, मतलब हमारी सोसाइटी में हमेशा से हमने देखा है
फैमिली की बागडोर उसी के हाथों में आती है। वो बात अलग है कि आज की डेट में थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। आजकल लाइक कि द फादर्स प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिवाइडेड। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे ना एल्डर सन को थोड़ा एक्स्ट्रा शेयर मिलता था। आज की डेट में देके देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। पूरा एक्स्ट्रा शेयर क्या, तुम्हें ही एक्स्ट्रा कर दें वो। और ये तो बात अलग है कि अब लड़कियों को भी शेयर मिलने लगे। तेरी शादी में हमने तेरे हिस्से का खर्चा कर दिया है, ठीक है, तो अब मत बोलियो ये भाई का घर है। और भाई की भाभी से अगर रिश्ते खराब हो गए फिर इसके बाद तो मजा आ गया। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो बोलती है ना कि आप अपना शेयर ले सकते हो। ये ट्रेंड आज तक फॉलो हो रहा है। लाइक शादी में होने कहते हैं ना बिग फैट वेडिंग, वो इसलिए है क्योंकि लड़कियों को दहेज में सब कुछ दे दिया जाता है कि बेटा तुम्हारा हिसाब किताब कर दे रहे हैं हम, उसी टाइम पे मेरे हिसाब से साइन भी करवा लो तो ठीक है, क्योंकि बाद में तो किसी ने क्या ही देखा। तो ये संभाजी महाराज के साथ हुआ। संभाजी ही बिकेम द किंग। संभाजी किंग बनते हैं शिवाजी के मरने के बाद। सारी पॉलिसीज ये भाई चला रहा है। और संभाजी देखो, इनकी किस्मत देखो यार। 1680 में शिवाजी मरे, ठीक है, 80 में संभाजी महाराज गद्दी पर बैठते हैं। और संभाजी महाराज को औरंगजेब मरवा दे रहा है 1689 में। तो दिस मैन वॉज किल्ड बाय औरंगजेब। और औरंगजेब देखो कितना शाना आदमी है। औरंगजेब को लगा कि भाई संभाजी के मरने के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठेगा। सिंपल बात है ना। तो संभाजी को मारने के बाद संभाजी के बेटे को और इनकी वाइफ को पकड़ के औरंगजेब साथ ले गया कि बेटा तुम तो मेरे साथ चलो, क्योंकि अब मराठा एम्पायर वीक होने वाला है। तो संभाजी का जो बेटा है, लाइक हिज सन, इसका नाम है शाहू। शाहू के ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं सन ऑफ संभाजी। संभाजी का नाम अपन श्याम डाल रहे हैं। तो जो सन है, ही वॉज एबडक्टेड बाय औरंगजेब। ही वॉज एडॉप्टेड बाय औरंगजेब इन 1689। तो संभाजी को मारने के बाद शाहू को ये पकड़ के ले गया। अब जाहिर सी बात है कि संभाजी के मरने के बाद शाहू को अगला छत्रपति होना चाहिए था, क्योंकि फैमिली तो डिसाइड हो चुकी है। अब क्योंकि शाहू है नहीं, भाई ये तो नहीं है ना। अब शाहू नहीं है तो छत्रपति की गद्दी पर कौन बैठेगा आप बताइए। राजा राम बैठेंगे। जबकि राजा राम का राइट तो बन चाचा है। चाचा का राइट तो ना बनता है। तो चाचा तो हमेशा से ही चाहते हैं कि बड़े भाई का लड़का हो ही ना, प्रॉपर्टी सारी इधर आ जाए। और ये राजा राम, क्योंकि यहां पर शाहू नहीं है, तो ही हैड टू बिकम द छत्रपति। तो ही बिकेम द छत्रपति इन 1689। 1689 में ये भाई छत्रपति बनते हैं। और छत्रपति का टेन्योर, अगर राजा राम के टेन्योर के बारे में बात करें कि कब से लेकर कब तक ये छत्रपति रहे, लाइक मैं यहां पे टेन्योर लिख दे रहा हूं जी। टेन्योर था इनका 1689 से लेकर 1707 तक। 1707 तक राजा राम छत्रपति की गद्दी पर बैठते हैं। अब राजा राम का बेटा कौन है, लाइक सन ऑफ राजा राम। राजा राम का बेटा है शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड इज द सन ऑफ राजा राम। ठीक है, और अभी जो ये शिवाजी सेकंड है ये माइनर है। इज अ माइनर सन। राजा राम मर जाते हैं 1707। लाइक दिस मैन डाइड इन 1707। और ये 1707 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। देखो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने मैप फॉर्मेट पे बनवा रहा हूं, ये आपका माइंड मैप समझ लो। राजा राम मर रहा है 1707 में, और कहा जाता है कि 1707 में ही औरंगजेब मर जाता है। भाई औरंगजेब ऑल्सो डाइड इन 1707, तो ये कोइंसिडेंस हो गया एक तरीके से कि ये दोनों ही 1707 में ही मर रहे हैं। और गजब चीज यहां पर क्या है कि राजा राम के मरने के बाद इसका बेटा बैठा था गद्दी पर, शिवाजी सेकंड, बट माइनर है, बहुत ही छोटा है। तो शिवाजी सेकंड के बेसिस पर जो रूल चला रही है वो राजा राम की वाइफ है।
लाइक शिवाजी सेकंड की मदर, इनका नाम है ताराबाई। थोड़ी स्टोरी कॉम्प्लेक्स है। एक बार आपको मैं दोबारा से क्रिएट कर दूं। अपन राजा राम के बारे में बात कर रहे हैं। ही डाइड इन 1707, और इसके मरने के बाद इसका बेटा बैठ रहा है शिवाजी सेकंड। बट ही इज माइनर, छोटे हैं, इसलिए ताराबाई रूल्ड ऑन हिज बिहाफ। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, शाहू, क्योंकि औरंगजेब तो मर गए हैं। अब औरंगजेब का जो बेटा है ना, बहादुर शाह जफर फर्स्ट, जो आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं, ये माइंड गेम खेलता है। इसको लगता है कि अगर मैं, भाई अगर मैं इस शाहू को छोड़ दूं, अगर अब मैं शाहू को छोड़ देता हूं, तो जाहिर सी बात है संभाजी के मरने के बाद तो राजा शाहू को होना चाहिए था। शाहू नहीं थे तो राजा राम बने थे। राजा राम मर जा रहे हैं 1707 में, इनका बेटा है शिवाजी सेकेंड जो माइनर है, और इस माइनर के बेसिस पर इसकी मदर ताराबाई एम्पायर चला रही है। तो जाहिर सी बात है शाहू को छोड़ने के बाद ये इंसान ताराबाई को बोलेगा कि चाची हटो, भाई ये मेरा साम्राज्य है, मतलब पापा ने रूल किया था तो आप तो बिल्कुल हटो। चाची वुड बी लाइक, भाई अब तो ये मेरा हो गया, सारी प्रॉपर्टी मैंने बेटा अपने नाम करवा ली है, तेरे हाथ में घंटा नहीं बचेगा। अब जाहिर सी बात है शाहू और ताराबाई के बीच में लड़ाई होगी, और ऑडियंस कौन बनेगा? मुगल्स। ये देखेंगे, देखो जी फैमिली अब कैसे लड़ रही है। फैमिली लड़ेगी तो मुगल्स और वीक, सॉरी जो मराठास है ये वीक होंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। कहा जाता है कि ताराबाई तो हार जाती हैं। चलिए शाहू के बारे में लिख लेते हैं, इसके बाद क्या होता है। इस बीच में शाहू वॉज रिलीज्ड। शाहू वॉज रिलीज्ड एंड ही गॉट द थ्रोन। He got the throne back from Tarabai in 1707। अब यहां पर शाहू से गलती हो जाती है यार। शाहू राजा बनने के बाद एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, और वो गलती क्या है, ये पेशवा की पोस्ट को हेरिडिटरी बना देते हैं। वो काम जो शिवाजी ने करने से मना किया था कि कभी किसी पोस्ट को हेरिडिटरी मत बनाना, इस आदमी ने पेशवा की पोस्ट को ही हेरिडिटरी बना दिया। और तब से आप देखते हो कि शाहू के मरने के बाद कभी छत्रपतियों का नाम कभी नहीं निकला। बाजीराव फर्स्ट, ये नहीं मानेंगे यार। एक मिनट आ रहा हूं बेटा मैं। अरे वो खा लो, हम खा लो, कोई नहीं। तो ये बाजीराव फर्स्ट जो है, इन्हीं को आप लोग बाजीराव मस्तानी के नाम से भी जानते हैं। लाइक मस्तानी के साथ इन लोगों का कुछ अफेयर वफेयर था। तो ये बाजीराव है, इनको मराठा एम्पायर का बिल्डर भी बोला जाता है। लाइक काफी सारी चीजें इन्होंने मराठा एम्पायर के लिए करी हैं। तो ये मराठा एम्पायर के रूलर है, जिनको आप लोग पेशवा बाजीराव फर्स्ट कहते हैं। पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बाद जो गद्दी पर, अच्छा इनका टाइम पीरियड लिख लेते हैं। 1718 से लेकर ये इंसान 1740 तक बैठा रहा। लाइक 1780 अप टिल 1740। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, नादिर शाह अब्दाली का इन्वेजन जब इंडिया पे हो रहा था, उस समय मराठाओं का पेशवा बाजीराव फर्स्ट था। मैंने बताया था नादिर शाह अब्दाली 1739 में आया था, है ना। नादिर शाह अब्दाली के बाद अब जो, मतलब बाजीराव फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट पेशवा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हिज नेम इज नाना साहिब फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट पेशवा इज नाना साहिब
नाना साहिब फर्स्ट 1740 में पेशवा बनता है, रिमेन्ड अप टिल 1761। अब आपको समझ में आ जाएगा वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नाना साहिब फर्स्ट के टाइम पीरियड में होती। एंड ड्यूरिंग दिस बैटल नाना साहिब फर्स्ट का ही नेफ्यू था सदाशिव राव भाव, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से लड़ता है। तो दिस इज नाना साहिब फर्स्ट। ये तीन बैक टू बैक पेशवा बन रहे हैं और कहा जाता है कि अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ये नहीं हारते तो कुछ हो सकता है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारने के बाद द कंप्लीट मराठा एम्पायर गॉट डिवाइडेड इनटू 4 फैमिलीज। तो ये लिख लीजिए, कंप्लीट मराठा एम्पायर आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कंप्लीट मराठा एम्पायर आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत गॉट डिवाइडेड इनटू 4 फैमिलीज। कौन कौन सी 4 फैमिली कहां कहां पर है सर, करें आगे। तो ये 4 फैमिली में सबसे पहले आ रहा है होलकर। ये कौन कौन से महाराष्ट्र के रीजन में फेमस है, तो होलकर के पास था इंदौर। सेकंड फैमिली वाज गायकवाड़। गायकवाड़ के पास था बड़ौदा। थर्ड थर्ड वन वाज सिंधिया। सिंधिया के पास था ग्वालियर। एंड द फोर्थ वन वाज भोसले। भोसले के पास था नागपुर। और पेशवा कहां बैठता था, लाइक सीट ऑफ पेशवा। सीट ऑफ पेशवा थी पूना। पेशवा पुणे में बैठा है। तो इस तरीके से फैमिली इन लोगों की डिवाइड हो गई। कभी ये लोग यूनिटी के साथ लड़ा करते थे, अब 4 फैमिलीज में डिवाइड हो गए। कहा जाता है चारों फैमिली में बंटने के बाद भी कभी जो मराठास थे इनकी पावर वीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब भी बात आती थी लड़ाई की, मतलब लड़ते वक्त सब एक साथ होते थे। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर इनसे डरता था। लाइक आपको बता दूं, मराठास को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भी 3 बैक टू बैक बैटल लड़ी, जिसको आप एंग्लो मराठा वॉर्स कहते हैं। इसमें एंग्लो का मतलब ब्रिटिश हो गया, मराठा मतलब मराठा एम्पायर। एंग्लो मराठा वॉर्स नंबर 1 में ब्रिटिश एम्पायर हारे थे। और देवर लाइक कि भाई फैमिलीज में बंटने के बाद भी मराठास को हराना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो अंदर की बात निकालते हैं और इनको पता लगता है ये होलकर्स और सिंधिया इनकी आपस में नहीं बनती। भाई 1761 के बाद होलकर्स और सिंधिया के परिवारों में आपस में नहीं बनती है, बट फिर भी जब भी ये लोग लड़ने जाते हैं तब लड़ते एक साथ होकर है। और अब इनके बीच की जो ये क्रैक है इसको थोड़ा और वाइड करने का वक्त आ गया है, और ये काम किया अंग्रेजों ने सेकंड बैटल से पहले। और सेकंड और थर्ड बैटल में मराठास हारते ही इस वजह से है क्योंकि इनके बीच की जो फ्यूड है वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं ये ब्रिटिशर्स। अब पूरा की पूरा मराठा एम्पायर खत्म कब होता है तो मैं वो लिख देता हूं एक बार, क्योंकि ये दोबारा टॉपिक शुरू होगा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइट्स पढ़ोगे आप लोग कि आखिरकार पूरा इंडिया इनके कंट्रोल में आया कैसे। तो इन 1818 मराठास वर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। Marathas were defeated by Britishers and Peshwa was shifted from Pune to Bithur on pension. आपने पेशवा को परमानेंटली पुणे से हटाकर बिठूर ट्रांसफर कर दिया 1818 एंड दिस इज हाउ द कंप्लीट मराठा एम्पायर गॉट ओवर। ये था आपका मराठा एम्पायर। और इसके बाद अब जो लास्ट टॉपिक बचा है इसके बाद खत्म हो जाती है आपकी मिडिवल हिस्ट्री, दैट इज
ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि 1707 के बाद जो मुगल एम्पायर है वो भी टूटने लगता है। जो मुगल एम्पायर था बहुत बड़ा सा, जो औरंगजेब ने कभी कार्व आउट किया था, उसी मुगल एम्पायर से कुछ एरियाज अलग हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अवध, अवध सबसे पहले अलग होता है, मैसूर अलग हो जाता है, हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, ये 6 प्रोविंसेस हैं जो कि एरेस्ट वाइल मुगल स्टेट से अलग हो जाती हैं। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर 1707। तो जिस समय इंडिया में मराठा एम्पायर बिल्कुल बढ़िया तरक्की कर रहे हैं, उसी समय ऑन द अदर हैंड द मुगल एम्पायर इज ब्रेकिंग अप इनटू पार्ट्स। द ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर 1707। आपको एक चीज बता दूं, पहली बहुत इंपॉर्टेंट, 1707 में औरंगजेब मरे थे, और कहा जाता है कि औरंगजेब वॉज द ओनली, सॉरी, औरंगजेब वॉज द लास्ट मुगल बादशाह जिसने कंट्रोल करके रखा था पूरी डायनेस्टी को। औरंगजेब के बाद आप लोगों ने मेरे साथ ये लेटर मुगल्स पढ़ा भी है, और लेटर मुगल्स में मैंने आपको कंटिंजेंट की इन्होंने 3 रोबो बना दिए, रोज। सबसे पहले आगे वाली रो फायर करेगी और बैठ जाएगी, उसके बाद सेकंड रो फायर करेगी, वो बैठेगी, फिर थर्ड रो फायर करेगी। जब तक थर्ड रो फायर करके बैठेगी तब तक फर्स्ट रो की बारी आ जाएगी दोबारा से, सबकी वेपन्स तैयार होंगे। इस तरीके से इनके फायरिंग के राउंड्स बिना रुके चलते थे। इतना क्लियर हुआ? बट आप लोगों के पास तोप के गोले हैं अभी, आप तोप फायर कर रहे हो, और फिर पूरी तोप को दोबारा फायर करने के लिए आपको 3 मिनट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हारोगे। बट हैदर अली का जो बेटा था ना, टीपू सुल्तान, ये बहुत माहिर आदमी था। टीपू सुल्तान वाज लाइक कि भाई सबसे पहले ना अंग्रेजों को हराना है तो अंग्रेजों के दुश्मनों को ढूंढो इंडिया में। ये कुछ चाणक्य नीति पढ़कर आया था, और इसने ढूंढा कि फ्रांस, इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की बहुत बड़ी राइवल कंपनी थी। राइवल इतना इन द सेंस कि फ्रांस को हरा दिया था अंग्रेजों ने इंडिया में। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि फ्रांस हमेशा से चाहता था कि इंडिया का कंट्रोल उनके पास हो, रादर देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी आपको पढ़ाऊंगा कि इंडिया में कितनी कंपनीज आती हैं एक के बाद एक। बट आपको बता दूं, जितनी भी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, उन सभी कंपनीज के बीच में ना एक अनडिक्लेयर्ड वॉर शुरू हो गया है। अनडिक्लेयर्ड वॉर मतलब कि किसी ने नहीं माना कि अपन एक एक मतलब अपना सामने से लड़ रहे हैं, बट सब चाहते हैं कि इंडिया उनके कंट्रोल में आए। और ऐसे में फ्रांस से मदद लेते हैं टीपू सुल्तान, केवल ये बोलकर कि सर देखिए, आप बस हमें वेपन्स ला दो। जो इनके पास ये हथियार है ना, ये राइफल वगैरह, ये चलती कैसे है और ये कहां से मिलती है, बस आप वो ला दो। लड़ने का जज्बा तो तुम्हारे में पहले से ही था। तो ये बात जब पता लगती है अंग्रेजों को कि फ्रांस के साथ मैसूर के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं और ये उनके लिए थ्रेट बन सकता है, तब मैसूर को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक के बाद एक बैटल लड़ती है। लाइक टीपू सुल्तान हैदर अली को मारने के लिए सीरीज ऑफ वॉर होती है, और एट लास्ट आप लोग टीपू सुल्तान हैदर अली दोनों को मारते हो, और मैसूर को अंग्रेज अपने एक वफादार डायनेस्टी के हाथों में दे देते हैं, जिसको इन्होंने वोडेयर डायनेस्टी बोला। वोडेयर डायनेस्टी हमेशा से अंग्रेजों की वफादार रही है। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान को मारने के बाद पूरा मैसूर वोडेयर डायनेस्टी के हाथों में चला गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, a series of Anglo-Mysore wars, a series of Anglo-Mysore wars, a series of Anglo-Mysore wars were fought. A series of Anglo-Mysore wars were fought to control Mysore. To control Mysore. Series of Anglo-Mysore wars were fought to control Mysore. अब कौन कौन सी वॉर कब कब हुई एक बार उसके बारे में बता देता हूं। आपको बता दूं, एंग्लो मैसूर वॉर का मतलब क्या है। एंग्लो का मतलब ब्रिटिशर्स, मैसूर का मतलब स्टेट ऑफ मैसूर। तो कौन कौन सी हुई थी सबसे पहले? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1767 से 69, 1767 टू 69। इस वॉर का अगर रिजल्ट देखा जाए तो इसमें जो ब्रिटिशर्स है ये हार जाते हैं। ब्रिटिश आर्मी वॉज डिफीटेड, British army was defeated and the Treaty of Madras was signed. British army was defeated and the Treaty of Madras was signed. British army was defeated and the Treaty of Madras was signed.
अब ये ट्रीटी ऑफ मद्रास क्या थी भाई? इसमें ये कहा गया था ट्रीटी ऑफ मद्रास में, अंग्रेजों ने बोला कि जो पार्ट्स हम लोगों ने आपके कैप्चर कर रखे हैं वो हम आपको वापस कर देंगे, और जो पार्ट्स आपने हमारे कैप्चर कर रखे हैं वो आप हमें वापस कर दीजिए। सिंपल सी बात है भाई, जो पार्ट्स वो पार्ट्स हम आपको वापस कर दे रहे हैं, जो जो पार्ट्स हमने आपके कैप्चर कर रखे हैं वो आप हमसे वापस ले लो। तो ये था ट्रीटी ऑफ मद्रास। और इसके बाद दोनों ने शपथ खाई क्या, कि हम लोग कभी दोबारा नहीं लड़ेंगे। भाई ब्रिटिश यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अपन दोबारा नहीं लड़ेंगे, जबकि आप लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हो भाई। अगर ये बोल रहे हैं कि हम दोबारा नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब ये साले दोबारा लड़ेंगे। और ये हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 टू 84। 1780 टू 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इस बैटल में क्या होता है लिख लीजिए, हैदर अली डाइड इन 1782। हैदर अली, he died in 1782 and was succeeded by Tipu Sultan. Hyder Ali died in 1782 and was succeeded by Tipu Sultan। मतलब युद्ध भूमि में ही जो टीपू सुल्तान है वो राजा बन जाते हैं, और टीपू सुल्तान आने वाले 2 सालों तक ये बैटल को आगे बढ़ाते हैं। वो बात अलग है कि इस बैटल में मैसूर हार जाता है। तो इस बैटल का रिजल्ट लिख लीजिए, मैसूर वॉज डिफीटेड एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइंड। मैंगलोर, MANGALORE, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइंड। इसके बाद आ गया आपके पास थर्ड बैटल, जैसा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इन टोटल अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है इसके बारे में लिखवा देता हूं पहले। अब तो ठंडा ठीक हो गया। हाँ जी, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लिख लीजिए, 1790 टू 92। 1790 टू 92। इसमें भी टीपू सुल्तान हारते हैं। तो मैसूर वॉज डिफीटेड एंड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम वॉज साइंड। Mysore was defeated and the Treaty of Srirangapatnam was signed 1792। और अब बारी आ रही है टीपू सुल्तान की डेथ की। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लास्ट वन, 1799। Fourth Anglo-Mysore War, this is the last one, 1799। Tipu Sultan was killed। Tipu Sultan was killed। Tipu Sultan was killed and Mysore was transferred। Tipu Sultan was killed and Mysore was transferred to the Vodiyar dynasty। Mysore was transferred to the Vodiyar dynasty। Vodiyar dynasty के बारे में लिख सकते हैं कि this was loyal, this dynasty was always loyal towards Britishers। ब्रिटिश फोर्सेस के लिए, ब्रिटिश आर्मी के लिए ये हमेशा से लॉयल रहे हैं। तो ये था मैसूर का एंड ऑफ फेट, खत्म हो गया मैसूर। मैसूर के बाद अगला जो इंडिपेंडेंट स्टेट अलग हुआ था मुगलों से, दैट वाज अवध। अवध ये पुराना नाम है लखनऊ का। अवध में नवाब होते थे इसलिए कहा जाता है लखनऊ को नवाबों का शहर। तो नेक्स्ट वन इज अवध। हेडिंग डाल दीजिए अवध। ये कब अलग हुआ मुगलों से? इन 1722। In 1722, independent state of Awadh was founded by Sahadat Khan Burhanul Mulk। Independent state of Awadh was founded by Sahadat Khan Burhanul Mulk।
आपने सफदरजंग सुना है? सफदरजंग दिल्ली में वैसे एक टूम भी है, सफदरजंग टूम। सफदरजंग इसी अवध का राजा भी था। कहा जाता है कि अवध का राजा होने के साथ साथ वो मुगल का मंत्री भी था। लाइक ही वॉज द मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ मुगल, एंड एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो रनिंग हिज इंडिपेंडेंट स्टेट अवध। मतलब ये तो वो बात होगी कि आप एचपी के एम्प्लॉय है और इंफोसिस के लिए भी काम कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है भाई, अगर आप किसी एक राजा के अंतर्गत मंत्री हैं तो आप कहीं के राजा नहीं हो सकते हो यार, क्योंकि राजा राजा आपस में भिड़ेंगे। तो ये देखा जाता है कि मुगल एम्परर इस समय कितने वीक हो गए हैं कि वो सफदरजंग को रोक नहीं पाए। सफदरजंग इस समय वजीर बन गए हैं, वजीर मतलब पीएम बन गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, दिल्ली में सफदरजंग का टूम देख लो एक बारी, जो सफदरजंग टूम है। और उसके बाद देखना हुमायूं टूम। हुमायूं तो राजा था मुगलों का, सफदरजंग केवल एक मंत्री था। और दोनों के मकबरे को कंपेयर करो ना, स्प्लेंडेडनेस में दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इससे पता लगता है कि उस समय मुगल का एक मंत्री कितना पैसा कमा लेता था। तो लिख लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ दिस अवध वॉज सफदरजंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ अवध वॉज सफदरजंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ अवध वॉज सफदरजंग। Safdarjung, who became the Wazir of Mughal Emperor. Safdarjung, who became the Wazir of Mughal Emperor. Who became the Wazir of Mughal Emperor. Next, the Nawab of Awadh. The Nawab of Awadh, Shujaud-Dawla. The Nawab of Awadh, Shujaud-Dawla, participated in the Battle of Buxar. The Nawab of Awadh, Shujaud-Dawla, participated in the Battle of Buxar 1764. याद आ रहा है? मैंने आपको प्लासी और बक्सर का बैटल बताया था। अभी आप पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे। अभी ये केवल ब्रेकअप ऑफ मुगल्स है। इसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप पढ़ रहे हो कि ये स्टेट्स कब अलग हुए मुगलों से। उसके बाद आप पढ़ोगे कि कब इन स्टेट्स को ब्रिटिश एम्पायर ने अपना पार्ट बना लिया। मैसूर के साथ मैंने वही पढ़ाया, हैदर अली ने अलग किया। और एंग्लो मैसूर वॉर्स के बाद ये पूरा की पूरा मैसूर जो है ये ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। अब सेम टू सेम अवध के साथ भी हो रहा है। शहादत खान बुरहानुल मुल्क 1722 में अलग कर रहे हैं। उसके बाद शुजाउद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ बैटल ऑफ बक्सर लड़ रहे हैं 1764 में, एंड ही वाज किल्ड। और यहां पर ये मारे भी जाते हैं। ही वॉज किल्ड, बट अभी भी अवध को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं किया गया है। अवध वॉज कैप्चर्ड, लिख लीजिए, इन 1856। अवध वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स in 1856 on grounds of misgovernance. On grounds of misgovernance, on grounds of misgovernance, मिसगवर्नेंस के ग्राउंड पर आप लोगों ने अवध को अलग कर दिया। ये भी अभी दोबारा समझ में आएगा। अभी आप केवल इतना इतना समझें कि कौन कौन से पार्ट्स जो मुगल से वो कब कब अलग हो गए। ये सारी चीजें ये वैसे मॉडर्न इंडिया में आएंगी दोबारा से। और मॉडर्न इंडिया में मैं एक एक पॉइंट में इसकी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरीके से क्या चीजें पढ़नी है। इस क्लास को भूलना मत, बस जो आज पढ़ा है ना इसको वो रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। सारी चीजें दोबारा जब आएंगी तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हुआ था। तो अवध was captured in 1856 on grounds of misgovernance. लास्ट नवाब कौन था अवध का? लास्ट नवाब was वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, he was the last nawab. This is the end, the fate of Awadh. Awadh got over. उसके बाद आ रहा है हैदराबाद। The next state to separate itself from Mughal was हैदराबाद। अवध हो चुका है, मैसूर हो चुका है। द नेक्स्ट वन इज हैदराबाद।
हैदराबाद के बारे में भी एक पॉइंट। द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड इन 1724। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद was founded in 1724 by Nizamul Mulk. By Nizamul Mulk. By Nizamul Mulk. Next point. Hyderabad accepted the subsidiary alliance of Britishers. Hyderabad accepted the subsidiary alliance of Britishers in 1778. अब यहां पे ये सब्सिडरी अलायंस पर भी क्वेश्चन आता है। आप लोग मेरे साथ दो अंग्रेजों की पॉलिसी पढ़ेंगे, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यहां पे मैं केवल नाम बता रहा हूं अभी आपको। हैदराबाद के बाद आता है कर्नाटका। कर्नाटका कर्नाटका इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका was founded by Sadullah Khan. Sadullah. Sadullah Khan in 1724. Independent state of Karnataka was founded by Sadullah Khan in 1724, and it was captured by Lord Wellesley and it was captured by Lord Wellesley in 1781. It was captured by Lord Wellesley in 1781. ये हो गया कर्नाटक। कर्नाटक के बाद अब आ रहा है बंगाल, लास्ट वन। तो मतलब अभी थोड़ा बहुत ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट मुगल बादशाह एक बड़े से इंडिया को रूल कर रहा है। औरंगजेब 1707 में मर जा रहे हैं और पूरा इंडिया टूटने लग रहा है। कुछ सालों तक अलग अलग राजा चलाते हैं और बाद में आकर ब्रिटिशर्स इन सबको डंडे बजाकर अपने में मिला लेते हैं। ऑलमोस्ट जो मुगल बादशाह है वो तो खत्म ही हो गया है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा अभी तक जो लिख रहे हो। और लास्ट वन है बंगाल। इसके बाद क्लास खत्म कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अपन मॉडर्न शुरू करेंगे। खुशी हो रही होगी, ज्यादा लिख लिया तुम लोगों ने आज। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अब आपके टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे यार। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा दो, क्योंकि आप तीनों शायद बाद में आए हो ना। आपने मैम ऑनलाइन क्लास ली है मेरी बीच में? ऑनलाइन में नहीं ली? कोई रीजन था? और भाई साहब आप वही थे मतलब से मुरादाबादी? अभी सब ठीक है घर पे का? दादाजी है? मेरी दादी बहुत ना एक्चुअली में मिस्टीरियस सी है। तो आपकी दादी अच्छी होगी। भाई साहब सदी पूरी शताब्दी जी गई। 96 का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा ना? एलिजाबेथ का 96 था। फिर तो पूरी सदी जी गई ना। जवाहरलाल नेहरू देखे होंगे उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, दादी सबकी अच्छी होती हैं, किसी की अच्छी नहीं भी होती हैं। अब बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से आके। बंगाल को किसने बनाया? 1717। 1717 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय मुर्शिद कुली खान। Independent state of Bengal was founded by Murshid Quli Khan. Independent state of Bengal was founded by Murshid Quli Khan in 1717.
in 1717. He shifted the capital of Bengal to Murshidabad. He shifted the capital of Bengal to Murshidabad. He shifted the capital of Bengal, Murshidabad. After Murshid Quli Khan, Ali Vardi Khan became the king. After Murshid Quli Khan, Ali Vardi, ALI VARDI, Ali Vardi Khan became the king in 1739. Ali Vardi Khan became the king in 1739. And after Ali Vardi Khan, Sirajud-Daulah, and after Ali Vardi Khan, Sirajud-Daulah succeeded the throne. Sirajud-Daulah succeeded the throne in 1756. Sirajud-Daulah इस तरीके से लिखना है आपने. Sirajud-Daulah succeeded the throne in 1756. Sirajud-Daulah के बारे में बात कर लेते हैं. He fought the Battle of Plassey. He fought the Battle of Plassey in 1757 against Robert Clive of British East India Company. Against Robert Clive of British East India Company. सिराजुद्दौला मारा जाता है इस बैटल में. ठीक है. सिराजुद्दौला की डेथ के बाद क्या होता है मैं वो बता दूं. इतना लिख लो, उसके बाद बता देना. हो गया. अब बहुत ध्यान से समझना, प्लासी के वॉर के बाद क्या हुआ. आफ्टर प्लासी, दौला के बाद, सिराजुद्दौला तो मर गया, दौला के बाद बैठा मीर जाफर. मीर जाफर वॉज मेड द सुल्तान, नवाब. मीर जाफर नवाब बनते हैं. मीर जाफर को रिप्लेस करके बनते हैं मीर कासिम. अभी केवल लिख लीजिए रिप्लेस क्यों हो रहा है, मैं ये बाद में बताऊंगा. मीर कासिम की बात करते हैं तो दिस मैन फॉट द बैटल ऑफ बक्सर. ही पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर. और बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करने वाला आपने अवध में भी लिखा है मेरे साथ. एक याद आ रहा है, अवध में शुजाउद्दौला में लिखवाया मैंने. इसका मतलब क्या, बैटल ऑफ बक्सर में बहुत से राजा एक साथ लड़ रहे थे. बिल्कुल सही कह रहे हो. बैटल ऑफ बक्सर में 3 भारत के राजा एक तरफ और पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ. और इतिहास गवाह है कि तीनों इंडियन राजा पिटे हैं. यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा नहीं पाए आप लोग. तो दिस मैन मीर कासिम, ही पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 एंड वाज किल्ड. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होगी कि ये लड़ रहा था बंगाल की तरफ से, शुजाउद्दौला लड़ रहे थे अवध की तरफ से. तो तीसरा कौन था जो बैटल ऑफ बक्सर में लड़ रहा था. आपने शाह आलम लिखा है मेरे साथ. शाह आलम सेकंड, जो मैंने इसमें लेटर मुगल्स में लिखवाया है. लेटर मुगल्स में शाह आलम सेकंड में केवल एक पॉइंट ऐड कर लेना. ही पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764. शाह आलम सेकंड में शायद लिखा भी होगा, लिख लिया था. अगर नहीं लिखा तो ऐड कर लेना. शाह आलम सेकंड लेटर मुगल्स में आएगा. ही पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 एंड वाज डिफीटेड. इसको नहीं मारा, इसको अंग्रेजों ने नहीं मारा. ही पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर एंड वाज डिफीटेड. अब यहां पर मैं एक सिंपल ग्राफ में बता दूं, ये मीर कासिम को हराने के बाद दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया.
मीर कासिम को हराने के बाद दोबारा से आपने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले दौला मारा जाता है प्लासी की बैटल में, फिर आप बैठाते हो इसको गद्दी पर, नाम है इसका मीर जाफर। मीर जाफर को रिप्लेस करके मीर कासिम को बैठा दिया जाता है, और मीर कासिम लड़ता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम को मार दिया जाता है और दोबारा से मीर जाफर को किंग बना दिया जाता है। ये थोड़ा सा बंगाल में उल्टा हो रहा है। अब मैं एक लाइन में आपको बता दूं, बैटल ऑफ बक्सर कौन कौन लड़ रहा था। भाई बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन थे? पहला तो था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड प्लस दूसरे थे शुजाउद्दौला, शुजा शुजाउद्दौला, और थर्ड थे मीर कासिम। ये तीनों किसकी तरफ से लड़ रहे थे? ये तीनों अलायंस बना के लड़ रहे थे। किसके खिलाफ? मेजर, इनका नाम लिख लीजिए, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे वहां पर था रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की बैटल में, बक्सर की बैटल में थे मेजर हेक्टर मुनरो। प्लासी और बक्सर दोनों अंग्रेज ही जीतते हैं। एंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर बंगाल वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बंगाल भी खत्म। इस बैटल के बाद पूरे बंगाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कैप्चर कर लेते। तो दिस इज हाउ थिंग्स गॉट ओवर। बिल्कुल, ही ट्रेडेड द सीक्रेट्स ऑफ, बेटा वो जाफर ने सीक्रेट्स मीर कासिम के नहीं बताए थे, ही ट्रेडेड द सीक्रेट्स ऑफ सिराजुद्दौला। ये पढ़ोगे आप मेरे साथ मॉडर्न इंडिया में, इसलिए मैंने बोला कि ये सारी चीजें ना एक बार दिमाग में रख लेना, कौन क्या क्या अपना कर रहा है। राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सारे फैक्ट्स को अरेंज करवाऊंगा लाइन वाइज, ठीक है। यहां पर आज आपकी मॉडर्न इंडिया खत्म हो गई है। दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न इंडिया, क्योंकि तुम लोग थोड़े बीच में आए थे शायद, इसलिए थोड़ी बहुत स्टार्टिंग के दिल्ली सल्तनत में तो थे ना आप? दिल्ली सल्तनत स्टार्टिंग से थे। हाँ तो आपने मेरे साथ मिडेवल पूरी करी है, चंदेल डायनेस्टी तो। हाँ, मिडेवल में आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ना था, मुगल्स पढ़ना था, विजयनगर, बहमनी, ये तीन टॉपिक थे। फिर जा था आपका लेटर मुगल्स चार, और पांचवा था मराठा एम्पायर। उसके बाद ब्रेकअप ऑफ मुगल्स छठा। इसके बाद दो टॉपिक्स और है जो आपको नोट्स में ही प्रोवाइड होंगे, वो है भक्ति सूफी मूवमेंट और सिखों के 10 गुरु। इसके मैं एक अलग से बना दूंगा पीडीएफ, वो पीडीएफ सर्कुलेट करवा दूंगा आप लोगों को, लिखना नहीं है, मैं केवल ब्रीफ कर दूंगा। उसमें सिखों के 10 गुरुओं ने, किस गुरु ने क्या किया ये, और भक्ति सूफी मूवमेंट क्या था। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ जैसे रामानुजाचार्य, जैसे मीराबाई, इन्होंने क्या बोला क्या नहीं, ये सब चीजें एक एक पॉइंट में आपको लिख के दे दूं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास से आप लोग मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, मॉडर्न इंडिया खत्म करने के बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है जी।